कहीं शुगर चेक कराने जाए, अगर वो नीडल भी चेंज नहीं की और उसी सेम नीडल से अगले आने वाले व्यक्ति की शुगर उसी नीडल से प्रिक करके उसने चेक कर दी, उससे भी आपको एचआईवी हो सकता है। कान नाक बिंदवाने से, पियर्स करते हुए वो नीडल जाती है आपके कान के अंदर, जिसके ऊपर अगर इन्फेक्टेड ब्लड हो, किस करने से भी एचआईवी हो सकता है, वेरी रेयरली। लेकिन उस केस में जब है टैटू बनवाने से, आज मशीन आपकी एपिडर्मिस के नीचे जाकर उस टैटू के इंक को डिपॉजिट करती है। अगर खून का छींटा आपकी आंख में गिर जाए, अगर आपने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग कर लिया है जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर एचआईवी है या नहीं, प्रोटेक्शन आपने यूज नहीं किया, भूल गए हैं, या प्रोटेक्शन उस दौरान फेल हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर, यानी 2 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक उन दवाइयों का कोर्स पूरा करने पर आप खुद को एड्स होने से, एचआईवी होने से बचा सकते हैं। नई गाड़ी, बोलेरो गाड़ी मिली है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग प्लीज। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक, जिसका नाम है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन की लिविंग डोनेशन। अगर कोई व्यक्ति जिंदा होते हुए जीते जी अपनी बॉडी का कोई पार्ट या कोई अंग या टिश्यू डोनेट करता है तो उसे लिविंग डोनेशन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति की 2 किडनियां हैं, वो 1 किडनी दान दे देता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है, जिंदा होते हुए उसने अपना अंग दान कर दिया, लिविंग डोनेशन। लीवर का कुछ पार्ट उसने डोनेट कर दिया जिंदा रहते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, लिविंग डोनेशन। डिसीज डोनेशन, जैसे नाम ही बता रहा है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद जो उसके शरीर से ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव करके किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड डोनेशन। और डिसीज डोनेशन 24 घंटे के अंदर अंदर हो ही जानी चाहिए, अदरवाइज एक ब्रेन डेड व्यक्ति जिसका दिमाग मर चुका है और उसके ऑर्गन्स कुछ देर तक जिंदा रहते हैं उसके अंदर, अगर आपने 24 घंटे के भीतर उसके ऑर्गन्स को रिमूव नहीं किया तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि डोनेशन के बाद जो व्यक्ति उन्हें रिसीव करेगा उसके अंदर वो ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। डिजीज डोनेशन के अंदर, यानी मरे हुए व्यक्ति के अंदर से हम उसके हार्ट के वाल्व्स निकाल सकते हैं, उसका लीवर निकाल सकते हैं, उसके लंग्स निकाल सकते हैं, उसकी किडनीज निकाल सकते हैं, उसके पेनक्रियाज निकाल सकते हैं, उसकी इंटेस्टाइन आंतड़ियां निकाल सकते हैं, उसका हाथ निकाल सकते हैं, उसका चेहरा निकाल सकते हैं। 1964 में हैंड ट्रांसप्लांटेशन की पहली सर्जरी हुई थी। ये अलग बात है कि उसके कुछ हफ्तों बाद ही उस पेशेंट ने कहा, जिसे वो हाथ लगाया गया, मरे हुए व्यक्ति का हाथ काटकर जब लगाया गया, तो उसने खुद ही बोल दिया कि इसे आप रिमूव कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आपने इसको जिंदा रख दिया, किसी मरे हुए आदमी का हाथ मुझे लगा दिया, ये जिंदा भी है ये हाथ, लेकिन मैं इसे हिला नहीं पा रहा हूं, आई कांट डू द फाइन मूवमेंट्स विद दैट, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। तो पहली हैंड ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हुई थी 1964 में। और किसी के फेस को भी, मरे हुए व्यक्ति के फेस को यूज किया जा सकता है किसी जिंदा व्यक्ति के फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। मान लो किसी के बर्न इंजरीज हो गई, चेहरा जल गया और उसके टिश्यूज को रिप्लेस करना है, तो मरे हुए व्यक्ति के फेस के टिश्यू को लेकर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। टिश्यू डोनेशन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, अक्सर हम अंग दान के अंदर बोलते हैं ना, इसने आंखें दान कर दी, हम बोलते हैं इसने अंग दान कर दिया, इसने ऑर्गन डोनेशन कर दिया, बट नो, पूरी आंख क्योंकि रिमूव नहीं हो रही है और उसका कुछ पार्ट ही रिमूव हो रहा है, टिश्यू ही रिमूव हो रहा है, कॉर्निया, तो उसे बोलते हैं टिश्यू डोनेशन। आप रक्त दान करते हैं, खून देते हैं ना किसी को, ब्लड डोनेशन देते हैं, तो वो भी टिश्यू डोनेशन में काउंट होता है, ऑर्गन डोनेशन में काउंट नहीं होता है। टिश्यूज कौन कौन से दान किए जा सकते हैं? त्वचा, हड्डी, हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं ना हमारे हार्ट के अंदर, जो वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स के बीच एक ढक्कन का काम करते हैं। कॉर्निया, आंखों का कॉर्निया रिमूव किया जा सकता है। टेंडन्स, हड्डियों को जोड़ने वाली कुछ मांसपेशियां, टेंडन्स को रिमूव करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वेन्स, हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं? प्योरीफाइड ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को बॉडी के पार्ट से हार्ट तक वापस ले आती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो वेन्स को भी टिश्यू के तौर पर मरे हुए व्यक्ति से निकालकर एक जिंदा व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिगामेंट्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कार्टिलेज को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और जिंदा व्यक्ति से भी टिश्यू डोनेशन करवाया जा सकता है। यानी टिश्यू डोनेशन कैन बी डन बोथ इन अ डिसीज्ड पर्सन एंड इन अ लिविंग पर्सन। तो जिंदा व्यक्ति से जो टिश्यूज रिमूव किए जाते हैं वो होते हैं बोन मैरो। हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं हमारी हड्डियां अंदर से, और उन खोखले
जो पन के अंदर जो टिश्यू होता है वो बोन मैरो होता है, जिसके अंदर ब्लड फॉर्म होता है, खून बनता है। तो उस बोन मैरो को भी मरे हुए जिंदा व्यक्ति से निकालकर किसी हेल्दी व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो यानी लिविंग टिश्यू डोनेशन। ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जैसे प्लेटलेट्स हम दे देते हैं किसी को निकालकर, तो प्लेटलेट्स इज आल्सो कवर्ड अंडर दैट टिश्यू डोनेशन। बर्थ टिश्यू डोनेशन, cord blood stem cells, peripheral blood stem cells, placenta, amniotic membrane, chorionic membrane, amniotic fluid, and umbilical veins all can be transferred from a living person to a needy person that comes under tissue donation. फोर्थ तरह का जो डोनेशन होता है, फोर्थ तरह का जो डोनेशन होता है वो होता है पेड्रेटिक डोनेशन। पेड्रेटिक का वर्ड होता है बच्चों से। आपने बोला ना किसी बच्चे को दिखाना है, पेड्रेटिक डोनेशन। जैसे नाम ही बता रहा है कि जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है, या बचपन में आप भी कभी बोलते होंगे कि बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाओ, पेड्रेटिशियन के पास ले जाओ इसे, तो जहां पर वर्ड पेड्रेटिक्स आ जाता है यानी बच्चे की बात हो रही है। कई बार नवजात शिशु पैदा होते हैं जो, उनको ऐसी दिक्कतें होती हैं कि उन्हें उनके समकक्ष बच्चे का ही कोई ऑर्गन की जरूरत होती है, वो निकालकर वो अंग उन्हें लगा दिया जाता है। पेड्रेटिक डोनेशन के अंदर कवर होने वाले ऑर्गन्स होते हैं किडनी। अगर किसी बच्चे को एक्यूट किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, तो उसे तुरंत चाहिए किसी छोटे बच्चे की किडनी। लीवर को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है अगर किसी बच्चे के अंदर, नवजात बच्चे के अंदर 1 to 4 टाइप की ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है। हार्ट की जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए एक बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, बोलते हैं ना इसके दिल में छेद है, या इसके दिल में ऐसी प्रॉब्लम है जो बचपन से ही इसको है, तो ऐसे केसेस में भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ जाती है। एक डिजीज्ड बच्चे से लगा लो या लिविंग बच्चे से, अगर उसको लगता है कि ब्रेन डेड हो गया है तो दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, अगर किसी नवजात शिशु को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन नाम की बीमारी है। तो ये हमने जाना ऑर्गन डोनेशन के बारे में, जो बहुत कम आप लोग जानते होंगे कि कितनी तरह की ऑर्गन डोनेशंस होती हैं और किस तरह से इसे परफॉर्म किया जा सकता है। और फुल बॉडी डोनेशन भी होती है। आपने सुना है ना कि इसने पूरा शरीर ही दान कर दिया, तो वो एक कंसेंट साइन करता है, फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को दान में दे दिया जाए, मेडिकल कॉलेज को या किसी जरूरतमंद को। और जो भी ऑर्गन्स हेल्दी हों, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर ऑर्गन उसका हेल्दी होगा मरने वाले व्यक्ति का, जो भी ऑर्गन्स हेल्दी हों वो मेरी बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। समझ आ गया यहां तक? आपको बोर हो रहे हो क्या? सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन काफी सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें जो मेरा लेक्चर रहता है वो टारगेट करता है यंग ऑडियंस को। आप बहुत कम जानते हैं HIV के बारे में। HIV जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इन दोनों चीजों में फर्क है। अगर हम कहते हैं इस व्यक्ति को एड्स है, दैट मीन्स वो एडवांस्ड लेवल ऑफ HIV इंफेक्शन तक पहुंच गया है। अगर एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके ब्लड के अंदर वायरस का कतरा मौजूद है। अगर एक व्यक्ति के अंदर HIV वायरस है तो दैट मीन्स ही और शी इज HIV पॉजिटिव। अगर एक व्यक्ति को एड्स है, दैट मीन्स उसके HIV वायरस ने उसके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया है कि कई तरह की बीमारियां उस व्यक्ति में हो गई हैं, और कई तरह की बीमारियां जब हो जाती हैं उस सिचुएशन को कहते हैं सिंड्रोम। तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV पॉजिटिव एंड बीइंग हैविंग एड्स. A person suffering from AIDS can be HIV positive, but a HIV positive person may or may not have AIDS. तो आइए जानते हैं, इसके बारे में भी आप बहुत कम जानते होंगे, मैं दावे से आपको कह सकता हूं। कौन कौन से बॉडी के फ्लूइड्स हैं, तरल पदार्थ, जो एड्स के वायरस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं? नंबर 1 सीमन, वीर्य। नंबर 2 प्री सेमिनल फ्लूइड, वीर्य से निकलने से पहले वाला जो लिंग से पदार्थ निकलता है तरल, उससे भी आपको एड्स हो सकता है। योनि से जो तरल पदार्थ निकलता है, क्लियर फ्लूइड या जो म्यूकस होती है, उससे भी आपको एड्स हो सकता है, उसके अंदर भी डायरेक्टली वायरस प्रेजेंट हो सकता है। एनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, एनस से निकलने वाले फ्लूइड के अंदर भी HIV वायरस प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड, हमारे खून के अंदर डायरेक्टली तौर पर HIV वायरस प्रेजेंट हो सकता है। मां के दूध के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर डायरेक्टली तौर पर HIV वायरस प्रेजेंट हो सकता है। हमारा मल, मूत्र, उल्टी, पसीना, आंसू, इनसे हमें
HIV नहीं हो सकता, बशर्ते इनके अंदर खून प्रेजेंट ना हो। अगर इन सब चीजों के अंदर भी इंफेक्टेड खून प्रेजेंट है किसी HIV ग्रसित पर्सन का और ये किसी हेल्दी पर्सन की म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाएं, तो उन केसेस के अंदर भी आपको HIV हो सकता है। और एक बात जो आपको याद रखने की जरूरत है, ब्रेस्ट मिल्क से, जो एक नवजात बच्चे की मां है, उसके मिल्क से सिर्फ एक शिशु को ही HIV हो सकता है। अगर हम वो ब्रेस्ट मिल्क किसी एडल्ट को सर्व कर दें ग्लास में डाल के या स्पून से, उसको एड्स नहीं होगा, उसको HIV नहीं होगा। और उसके कारण कई, नंबर 1, एक छोटा बच्चा जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में उस मिल्क को कंज्यूम करता है। तो ज्यादा वायरल लोड होने की वजह से और कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम होने की वजह से एक बच्चे के अंदर ब्रेस्ट मिल्क से HIV फैलने का खतरा है, लेकिन एक एडल्ट के अंदर ब्रेस्ट मिल्क से HIV नहीं फैल सकता। अब आइए जानते हैं कि किस किस तरीके से आपको HIV हो सकता है। तो हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जान लिया। नंबर 1, बाय हैविंग ओपन माउथ किसिंग। किस करने से भी HIV हो सकता है, वेरी रेयरली, लेकिन उस केस में जब आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर हर किसी को जिंजीवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है जिसमें ब्लीडिंग गम्स हैं, मसूड़ों से खून आ रहे हैं, यदि एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के सलाइवा के अंदर, थूक के अंदर खून प्रेजेंट है और दूसरे व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, उसको भी छाले हैं मुंह के अंदर, उसको भी जिंजीवाइटिस है, सो देयर कैन बी थियोरेटिकली exchange of blood from one person's saliva to other person's saliva, and in that case some cases have been reported, but it's very rare, some cases have been reported where open mouth kissing is also responsible for transmission of HIV virus। वेजिनल सेक्स से, एनल सेक्स से, इंट्रावेनस ड्रग यूज से, जो आजकल हमारे समाज में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं और बच्चे और युवा इंट्रावेनस ड्रग्स ले रहे हैं, नसों के अंदर अपने इंजेक्शन लगाते हैं, एक दूसरे के साथ नीडल शेयर करते हैं, उससे भी आपको HIV फैल सकता है। अगर गलती से आपको किसी की नीडल प्रिक हो जाए, मान लीजिए कि आप किसी कहीं शुगर चेक कराने जाए, आजकल हर घर में एक शुगर का पेशेंट है ना, यस और नो? So whenever you go to a clinician, a physician, a clinic, a hospital, there is always a ready-made kit available there, where a person or the healthcare provider just have a prick on your finger and then have a small drop of blood and then test it with a machine। करता है ना, वो मशीन से चेक करता है। अगर वो नीडल भी चेंज नहीं की और उसी सेम नीडल से अगले आने वाले व्यक्ति की शुगर उसी नीडल से प्रिक करके उसने चेक कर दी, उससे भी आपको HIV हो सकता है। कान नाक बिंदवाने से, लड़कियां जब जाती हैं कान नाक बिंदवाती हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, प्रिक करते हैं आपके कान को, कार्टिलेज को पियर्स करते हुए वो नीडल जाती है आपके कान के अंदर, जिसके ऊपर अगर इन्फेक्टेड ब्लड होगा और किसी अन्य व्यक्ति या लड़की को जब वो नीडल जाएगी, उससे भी आपको HIV ट्रांसफर हो सकता है। टैटू बनवाने से, आजकल युवाओं के अंदर टैटू बनाने का बड़ा शौक है, तो अगर टैटू की मशीन स्टरलाइज नहीं है, क्योंकि टैटू की जो इंक है वो मशीन आपकी एपिडर्मिस के नीचे जाकर उस टैटू के इंक को डिपॉजिट करती है। व्हेनेवर यू गेट a tattoo on your hand or any part of the body from that infected machine, there are chances that HIV virus can be transferred from an infected person to a healthy person। मां से बच्चे को, जिसे हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV कहते हैं, अगर डिलीवरी के दौरान मां एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स पर नहीं है, उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है और डिलीवरी के दौरान ऐसी सावधानियां नहीं बरती गई जिससे ब्लड कांटेक्ट ना हो मां और बच्चे का, तो HIV उसे फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर मां दूध पिला रही है छोटे बच्चे को और ART थेरेपी पर नहीं है, तो उसके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर HIV वायरल लोड हो सकता है, जिससे होने वाले बच्चे या पैदा हुए बच्चे को HIV ट्रांसफर हो सकता है। और भी ना जाने कितने ऐसे कारण बन सकते हैं। आपको मालूम है क्या कि अगर खून का छींटा आपकी आंख में गिर जाए, अगर वीर्य का छींटा जिसके अंदर वायरस है, HIV वायरस, आपकी आंख में गिर जाए, तो जो कंजक्टाइवा है हमारी आंख की, वो इतनी परमिएबल होती है। आप जरा देखिए कि जब आप कोई आंख में दवाई डालते हैं तो आपको गले के अंदर कड़वापन लगता है, इस तरीके से उस चीज को एब्जॉर्ब करती है आंखों की कंजक्टाइवा। तो अगर इन्फेक्टेड ब्लड या सीमन आपकी आंख में गिर गया है तो ना केवल आपको HIV बल्कि हेपेटाइटिस C भी हो सकता है। आप जरा गूगल करके देखना, देयर आर रिपोर्टेड केसेस वेयर दीज वायरसेस ट्रांसफर थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स ऑल्सो।
अब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर भी लेक्चर होता है कि क्या हम बच भी सकते हैं क्या, या हम सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हैं इससे। अगर आपने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग कर लिया है जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर एचआईवी है या नहीं, पता ही नहीं एचआईवी स्टेटस का, इसको एड्स है या नहीं, या फिर प्रोटेक्शन आपने यूज नहीं किया, आप भूल गए हैं, या प्रोटेक्शन उस दौरान फेल हो गई है, ब्रेक हो गई है, या फिर आपको किसी की सुई चुभ गई है, आपको पता ही नहीं है कि जिसकी आपको ये सुई चुभ गई है उसके अंदर एचआईवी था या नहीं, या उस सुई के ऊपर जो आपको लगी है वो इन्फेक्टेड थी या नहीं, या फिर आप कान नाक बिंदवाए आए हैं, आपको पता ही नहीं है कि यार वो इन्फेक्टेड नीडल थी या नहीं, या आप टैटू बनवाए आए हैं, या कोई ऐसा वहम है कि शायद मैं जिस एक्सीडेंट पीड़ित की अभी मदद करके आया हूं, जिसे सड़क से उठाकर अभी मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं, उसका खून बह रहा था और मेरा भी बॉडी पर ओपन कट है, उसका ब्लड उस ओपन कट के कांटेक्ट में आ गया, पता ही नहीं यार उसको एड्स था या नहीं, या फिर किसी बलात्कार पीड़िता को, क्योंकि अगर बलात्कार हुआ है किसी लड़की के साथ तो हो सकता है कि जिसने उसके साथ फिजिकल अब्यूज किया है वो एचआईवी पॉजिटिव हो, ऐसे केसेस में, या फिर किसी ने आपको जोर से चक कर लिया हो, कट मार दिया हो, काट लिया हो दांतों से किसी ह्यूमन बीइंग ने, उस केसेस में भी हो सकता है कि उस काटने के प्रभाव से उस एचआईवी इंफेक्टेड ब्लड आपकी बॉडी में एंटर कर गया हो। तो ऐसे में करें क्या, करना क्या है? इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पीईपी। अगर आप नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को देखें तो 2 घंटे के अंदर अंदर, मींस विद इन 2 आवर्स और बिफोर 72 आवर्स, यानी 2 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक की एक टाइम लिमिट सेट की गई है। ऐसे में अगर आप कुछ दवाइयां शुरू कर दें तुरंत क्लिनिक पर जाकर या एआरटी सेंटर पर जाकर, तो 28 दिन का वो कोर्स पूरा करने पर, उन दवाइयों का कोर्स पूरा करने पर आप खुद को एड्स होने से, एचआईवी होने से बचा सकते हैं। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट रहती है वो पूरी कॉन्फिडेंशियल रहती है, जो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेके खुद को इससे बचा सकते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं आपको पता नहीं होगी ये बात, नहीं पता थी ना? चलिए, अब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम शुरू की हुई है, बोर हो रहे हो क्या? गवर्नमेंट ने क्या स्कीम शुरू की हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में जो एचआईवी एड्स का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करती हैं? नंबर 1, ओएसटी सेंटर, ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर, जो शुरू किया गया था हरियाणा स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी द्वारा उन लोगों के लिए जो इंजेक्शन से ड्रग्स यूज करते हैं, कि इनके भाई इंजेक्शन वाले ड्रग्स छुड़वाओ और इनको ब्यूप्रीनॉर्फिन टैबलेट दो, अदरवाइज ये एड्स फैला रहे हैं हमारे सोसाइटी में। लेकिन बाद में एड्स की ट्रीटमेंट के साथ साथ इसे नशा मुक्ति के तौर पर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, समायोजित कर लिया गया कि ये एड्स से तो बचा ही रहा है ओएसटी सेंटर, साथ में नशे वालों का नशा भी छुड़वा रहा है। नंबर 2 हमारे पास सेंटर है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसे आईसीटीसी के नाम से जाना जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड? बिकॉज इसमें एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग की जाती है कि पहले उसे समझाया जाता है कि हम जो आपका एचआईवी टेस्ट करेंगे वो क्यों करेंगे, क्या कारण है, पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे आप, तो उसकी काउंसलिंग करने के बाद उसका ब्लड सैंपल लेके टेस्टिंग करी जाती है और उसके बाद उसे रिजल्ट बताया जाता है कि यू आर एचआईवी पॉजिटिव और यू आर एचआईवी नेगेटिव। और थर्ड हमारे पास जो सेंटर है वो है एआरटी सेंटर, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, क्योंकि जो एड्स का वायरस होता है वो रेट्रोवायरस होता है, इसीलिए इसकी थेरेपी सेंटर को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। और ये कमरा नंबर 232 है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में। वहां पर आकर 59 नंबर कमरे में तो आप आईसीटीसी को पाएंगे, जहां पर अपना आप एचआईवी स्टेटस जान सकते हैं, और एआरटी सेंटर है 232 सेकंड फ्लोर पर, जहां पर आप एचआईवी का फ्री ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। साथ में कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को पेंशंस भी मिलती हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ट्रीटमेंट के साथ गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है, जैसे एचआईवी और सेकेंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगर उसके ट्रीटमेंट पर कोई पेशेंट है तो उसे उसके लिए पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। आ गया सबको समझ? बोर हो तो नहीं हो रहे ना? नंबर 3 जो मेरा टॉपिक मुझे दिया गया है वो है हेपेटाइटिस सी, जिसे हम लोग काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं। सुना है आपने? काला पीलिया हो गया था उसको, मेरे पापा को काला पीलिया बताया डॉक्टर ने। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो लक्षण हैं अगर आपके अंदर, तो आप भी काले पीलिया के शिकार हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पेट में, एब्डोमेन में लगातार पेन रहता है, एब्डोमिनल पेन, काला पीलिया हो सकता है। अगर आपका पेशाब ज्यादा डार्क आता है,
तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपका जो मल है, जो वेस्ट है, फीसिस है, वो ग्रे कलर का आ रहा है या उसके अंदर पीलापन थोड़ा कम हो रहा है, व्हाइटिश हो रहा है, तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर पीलिया, पीले रंग का टिंट आपकी आंखों में या त्वचा पर दिखने लगे तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपके मल के अंदर खून आने लग रहा है तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपकी उल्टी में खून आ रहा है तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी बड़ी आसानी से नील पड़ने लग जाता है तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपकी हथेली ज्यादा लाल रहने लगी है, गुलाबी या ज्यादा लाल रहने लगी है, तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपकी बेली या पेट के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगा है तो आपको काला पीलिया हो सकता है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो काला पीलिया हो सकता है। अगर पूरे बदन में हमेशा दर्द रहता है, काला पीलिया हो सकता है। हमेशा थकावट बनी रहती है तो काला पीलिया हो सकता है। बुखार आपको होता है, जाता ही नहीं है, 3 दिन 4 दिन लगातार बना रहता है तो काला पीलिया हो सकता है। जोड़ों में दर्द रहने लगा है, मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, काम ही नहीं होता मुझसे, तो जोड़ों में अगर दर्द रहने लगता है तो यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। अगर आपको उल्टी आने का मन होता है या उल्टियां बार बार लग रही हैं तो आपको काला पीलिया हो सकता है। और अगर समय पर काला पीलिया डायग्नोज ना हो, घुमा दो, घूम जाओ। अगर समय पर काला पीलिया डायग्नोज ना हो तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है सीलियरी बाइलियरी डक्ट्स में, या आपको लीवर कैंसर तक हो सकता है जिसे हिपैटोकार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। या थर्ड बीमारी जो आपको हो सकती है वो होती है सिरहोसिस ऑफ लिवर, जिसमें आपका पूरा लीवर फैट का बंडल बन जाता है, एक एक हिपैटोसाइट में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। और कई केसेस में तो काला पीलिया का इन्फेक्शन होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर फल्मिनेंट लीवर फेलियर हो जाता है, पूरी तरह से लीवर खराब 1 हफ्ते के अंदर, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अब ये फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस सी वन ऑफ द हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, उनमें से एक हेपेटाइटिस सी है, और बी और सी को काफी खतरनाक माना जाता है। हेपेटाइटिस सी ठीक उसी तरीके से फैलता है जिस तरीके से एड्स फैलता है, एचआईवी फैलता है, उसी का ही छोटा भाई हेपेटाइटिस सी है, लेकिन इट इज मोर इन्फेक्शियस। ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। कोई भी वायरस कितनी जल्दी आपके कांटेक्ट में आकर आपको इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियसनेस ऑफ दैट वायरस। तो हेपेटाइटिस सी इज मोर इन्फेक्शियस देन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब कैसे डायग्नोज करते हैं डॉक्टर्स जैसे ही आपको हेपेटाइटिस की शिकायत होती है कि मुझे हेपेटाइटिस सी है या नहीं? नंबर 1, एंटीबॉडी टेस्ट। वो टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी बॉडी ने हेपेटाइटिस सी के लिए कोई एंटीबॉडी बनाई है। आरएनए टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है कि हाँ यार इस व्यक्ति के अंदर एचआईवी का वायरस है, तभी इसको एंटीबॉडी बनी हुई है इसकी बॉडी में, तो फिर उसके सैंपल को दोबारा लेकर हम आरएनए टेस्ट के लिए भेजते हैं। आरएनए टेस्ट होता है जिसमें हम गिनती करते हैं कि इसके ब्लड में इस मोमेंट पे कितने आरएनए वायरस, उस हेपेटाइटिस सी के कितने वायरस मौजूद हैं। एक होता है जीनोटाइप टेस्ट। हेपेटाइटिस सी 6 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं उसके, जैसे एचआईवी के 2 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं। डेंगू के कितने तरह के स्ट्रेन्स होते हैं? 4 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, यानी रूप। तो हेपेटाइटिस सी किस स्ट्रेन का है, किस रूप का है, उसे जीनोटाइप टेस्ट बोलते हैं। और एक आपने सुना होगा एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपका एसजीओटी और एसजीपीटी एंजाइम नापा जाता है कि आपका लीवर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। या डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की रिकमेंडेशन कर सकता है कि एक बार आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आपके लीवर को देखना है, या फाइब्रोस्कैन की रिकमेंडेशन कर सकता है। सरकारी अस्पताल कैथल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NVHCP, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी और सी का क्लिनिक चल रहा है, जहां पर आप अपने आप को हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन करवा सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फ्री में आपका सैंपल आरएनए के लिए भेजा जाता है। और अगर आरएनए आपके ब्लड में डिटेक्ट होता है तो आपकी 6 महीने की या 3 महीने की जो दवाई है वो बिल्कुल फ्री में शुरू की जाती है। और हमारे नेशनल वायरल प्रोग्राम का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करना है, जैसे हमने पोलियो से मुक्त किया था भारत को। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? बोर हो रहे हो क्या? अगला जो टॉपिक मुझे असाइन किया गया है वो किया गया है ड्रग एडिक्शन का, नशे का।
हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा हमारा कैसे नुकसान करता है, नशा लड़ाइयाँ करवाता है, नशेड़ी चोरी करते हैं, नशेड़ी क्राइम करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं समझाया होगा आपको कि हाउ एक्चुअली द ड्रग्स मेक यू एडिक्ट, कैसे आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट बन जाते हैं। जानना चाहोगे यस और नो? हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है डोपामीन, जो हमें खुश रखने का काम करता है। वैसे तो कई तरह के केमिकल्स होते हैं, डोपामीन, एंडोर्फिन, इनहिबिन, सेरोटोनिन, लेकिन सबसे मेन जो केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड डोपामीन, और उसके 6 तरह के डोपामिनर्जिक सिस्टम होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर parietal dopaminergic system, number 4 tuberoinfundibular dopaminergic system, number 5 thalamic dopaminergic system, and number 6 hypothalamospinal dopaminergic system। जो हमारा मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है वो सबसे डेलिकेट होता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसे रिवार्ड सर्किट भी बोलते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को पसंद करने लगते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई चीज, तुरंत आपके माइंड से डोपामिन सिक्रीट होता है, और वो हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है ब्रेन का, उससे होता हुआ आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाता है। वो मैसेज देता है आपके ब्रेन को। जैसे अगर मैं आपको कहूँ पार्टी करनी है, कुछ खाएं, क्या मंगाएं? डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, कोक मंगवा लेते हैं। मूवी देखें, कौन सी देखें? रणबीर कपूर की मूवी देख लेते हैं। तो दिस इज immediate response of your brain, that means your brain secretes the most of the dopamine when you watch them। जब आप वो चीज़ खाते हैं तो सबसे ज़्यादा डोपामिन उस टाइम पर सिक्रीट होता है, जब आप रणबीर की मूवी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पर डोपामिन रिलीज होता है। बट दिस ऑल आर सेकेंडरी फैक्टर्स टू रिलीज डोपामिन। प्राइमरी फैक्टर्स 3 होते हैं हमारे ब्रेन के जो हमें खुश करने का काम करते हैं, खाना खाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और अपने बच्चों की केयर करना। लेकिन हम लोगों ने इसे सेकेंडरी फैक्टर से जोड़ दिया, रणबीर कपूर की मूवी से जोड़ दिया, डांस करने से जोड़ दिया, डॉक्टर बनने से जोड़ दिया, पैसा कमाने से जोड़ दिया। और डू यू नो कि रिश्वत में पैसा लेना भी एक एडिक्शन है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि उसके पास इतना पैसा है फिर भी वो पता नहीं क्यों रिश्वत लेता है। कहते हो ना, इतनी तनख्वाह है उसकी, रिश्वत लेता है, बिकॉज दैट इज ऑल एडिक्शन, लाइक ड्रग एडिक्शन। तो इस तरह से एडिक्शन हमारी ब्रेन में काम करती है। अब ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा, शराब, चरस, गांजा, स्मैक, कीटामिन, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथाइलएमीन, गांजा, या जो आप इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, इन्हें सब बोलते हैं सब्सटेंस। चाहे वो एथेनॉल हो, शराब, चाहे वो विस्की हो, रम हो, वाइन हो, बियर हो, सबके अंदर एथेनॉल होती है। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट हो, उसके सबके अंदर टोबैको होता है, निकोटीन होता है। चाहे वो स्मैक हो, चिट्टा हो, गांजा हो, सबके अंदर ओपियोइड होता है। तो ये 3 तरह के जो ड्रग्स बेसिकली कैटेगराइज किए गए हैं, ये आपको नशेड़ी बना देते हैं, क्योंकि ये इतनी मात्रा में डोपामिन रिलीज करते हैं जितना कि रणबीर कपूर की मूवी अगर 1 मिलीग्राम, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, वैसे तो ये नैनोग्राम में होता है, 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा, लेकिन अगर 1 मिलीग्राम सिक्रीट करता है आपके ब्रेन में रणबीर कपूर की मूवी देखना, तो वही डोपामिन जब आप स्मैक पीते हैं या गांजा पीते हैं तो वो 100 मिलीग्राम रिलीज करता है। तुरंत आपको इतनी खुशी मिलती है कि आपका रणबीर कपूर में से इंटरेस्ट हट जाता है। इसीलिए किसी भी नशेड़ी का, ड्रग एडिक्ट का अपनी नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता। उसे नहीं इंटरेस्ट रहता अच्छे कपड़े पहनने में, उसे नहीं इंटरेस्ट रहता पैसे कमाने में, उसे नहीं इंटरेस्ट रहता कुछ और करने में। और आपको पता है, आप एक और चीज के एडिक्ट हो गए हो। आपको पता है, आप एक और चीज के एडिक्ट हो गए हो जिसे कहते हैं स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और उसमें आप 2 चीजों के आप परमानेंटली एडिक्ट हो गए हो। नंबर 1 तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स, और नंबर 2 जो आज सबको एडिक्शन लगी हुई है, सब लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं शेयर मार्केट में कई तरह की एप्लीकेशन से, और हर घंटे हर मिनट वो चेक करते हैं कितना पैसा डूब गया, कितना प्रॉफिट कमा लिया। और जब उन्हें उसकी एंग्जाइटी रहती है, अब वो सो नहीं पाते हैं, अब वो काम नहीं कर पाते हैं, उनको घबराहट रहती है 24 घंटे। कल ही मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि मुझे ना एक अजीब सी घबराहट रहने लगी है कि मेरे शेयर मार्केट में पैसे डूब ना जाए, जबकि मैंने सिर्फ 60,000 ही लगाए हुए हैं, लेकिन उसको एंग्जाइटी रहने लगी है। सो जब आप किसी चीज के एडिक्शन में आ जाते हैं तो उससे आपको एंग्जाइटी फेस करनी पड़ती है, जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं। सेम होता है ड्रग्स के साथ।
सेम होता है उन ऐप्स के साथ जिन पे आप पैसा लगाते हो रम्मी सर्कल खेलने के लिए या आईपीएल के 50-50 रुपए आप मैच पर लगाकर खेलते हो, आप इतने एडिक्ट हो जाते हो। कई केसेस में तो ये देखने को मिला है कि व्यक्ति खुद भी छोड़ना चाहता है कि मुझे पैसा नहीं लगाना, लेकिन उसका माइंड उससे करवाने लगता है, वो इतना एडिक्ट हो जाता है। और जब वो व्यक्ति उस नशे को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर आते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स एंड नंबर 2 साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर ऐसे लक्षण देखने को मिले कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आदत छोड़ने को, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, थिंकिंग में, स्लीप में या उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में फर्क आने लगे, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। और इन्हीं फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स की इंटेंसिटी, मात्रा ये बताती है कि क्या ये व्यक्ति पूरी तरह नशेड़ी बन चुका है और कितना टाइम इसे डी एडिक्ट करने में लगेगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। उसमें हम लोग करते क्या करते हैं हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, हम लोग उसके पहले तो उस सब्सटेंस को छुड़वाते हैं कि भाई आप ये इस सब्सटेंस के पास नहीं जाओगे, और जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, उसे सप्रेस करने की दवाइयां देते हैं, जिससे धीरे धीरे उसका वो सब्सटेंस भी छूट गया और धीरे धीरे उन दवाइयों को भी हम पीछे खींच लेते हैं, उनकी डोज को भी टेपर कर देते हैं, जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम उन्हें दे रहे हैं। अल्टीमेटली वो व्यक्ति नशा छोड़ देता है और हम कहते हैं कि नाउ दिस पर्सन इज डी एडिक्ट, नाउ दिस पर्सन इज डिटॉक्सिफाइड। और कोई व्यक्ति अगर नशा छोड़ने के बाद भी दोबारा नशा शुरू कर दे, क्योंकि उसके घर की परिस्थितियां तो वही रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति पत्नी से परेशान होकर नशा करने लगा था, नौकरी ना मिलने की वजह से नशा करने लगा था, गरीबी की वजह से नशा करने लगा था, कोर्ट केस की वजह से नशा करने लगा था, तो वो बीवी भी वही है, वो गरीबी भी वही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी वही है, वो केस भी वही है। तो जब वो अपनी परिस्थितियों को वापस ऐसा ही पाता है और दोबारा नशे में आ जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैप्स, यानी उस पेशेंट में नशे का रिलैप्स हो गया है। और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस होती है रिलैप्स की ड्यूरिंग दी डी एडिक्शन। डी एडिक्शन मुश्किल नहीं है, कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ सकता है। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक सेंटर खोला गया है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसका नंबर कमरा नंबर 36 है सरकारी अस्पताल कैथल में। उसमें हम सभी तरह के नशे का इलाज करते हैं, चाहे वो तंबाकू का हो, शराब का हो या ओपियोइड ड्रग्स का हो। अब सेकेंड डिपार्टमेंट आया है हमारे पास नया, मेरी एम्स में ट्रेनिंग हुई थी जिसके लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, वो आया है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू किया है। पूरे देश में एम्स की सुपरविजन में 80 से 82 सेंटर्स खोले गए हैं, जिसमें से एक सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में भी है। अब ये कैसे अलग है हमारे हरियाणा के गवर्नमेंट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से? दोनों नशा मुक्ति के अंदर है। पहला फर्क, इसकी पूरी मॉनिटरिंग एम्स करता है। और नंबर 2 जो फर्क है वो ये कि अगर आपके घर में कोई मिस्त्री मजदूर नशा कर रहा है, बिहार से आया हुआ आपके यहाँ दिहाड़ी कर रहा है, वो यहाँ नशा कर रहा है, आपने कहा कि चलो तुम्हारा नशा छुड़वा कर लाता हूँ, तो आप एटीएफ सेंटर जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी कैथल है, वहां से उसकी दवाई शुरू करवा दें। अब वो चला गया जी बिहार, मेरा तो काम खत्म हो गया, बिहार चुनाव हो रहे हैं, मुझे तो डॉक्टर साहब वोट डालने जाना है वहां पर, थोड़ा फैमिली के साथ भी रह आऊंगा। तो बिहार के पटना के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाकर वो बिना अपनी दवाई रुके वो वहां पर अपना कार्ड दिखा सकता है, पेशेंट नंबर दिखा सकता है कि मैं एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी कैथल से दवाई ले रहा था सर, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ भी दवाई दे दो, तो वहां से उसको दवाई मिल जाएगी। इट इज ए सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक योर आयुष्मान कार्ड, लाइक योर आधार कार्ड। तो ये फर्क है डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध कि नॉलेज इज पावर, लाइफ बहुत छोटी मिली है, जूनियर रेड क्रॉस कैंप है, इसीलिए आपके सामने अभी बहुत सारी लाइफ पड़ी है, आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कई आपके साथ वाले भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कई आपके दोस्त भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके रिश्तेदार भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में जो आपके साथ रह जाएगा वो रहेगी आपके अंदर कितनी विल पावर है और आपका करेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। और हर इंडिविजुअल व्यक्ति अगर अपने चरित्र और अपनी वैल्यूज को सुधार ले तो वही भारत का सपना हम साकार होते देखेंगे जो सबका हम देखते आए हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Go.
थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो हमारा है वो बहुत खुशियों का दिन है। हेपेटाइटिस, HIV, एड्स वगैरह के बारे में, अंगदान के बारे में पूरा आपको समझाया भी होगा, बताया भी होगा और आपने समझा भी होगा। तो कहने लगे भी आज का क्या खास बात थी जो इतनी जल्दी में आप निकले। तो मगर सर एक खुशी का मौका था और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो कहने लगे भी वो खुशी का मौका मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहूँगा कि वही आके इस खुशी के मौके को आपके बीच में बताएं। तो बहुत खुशी होगी आपको भी ये जानकर कि 2024 में 14 नवंबर के दिन डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी को मिली थी नई बिल्डिंग करनाल रोड पर, और आज 365 दिन, एक साल भी पूरा नहीं हुआ और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी को नई गाड़ी, बोलेरो गाड़ी मिली है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग प्लीज। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक आशा भी हमें यहाँ से लेकर जानी है कि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल को इस समय ब्लड डोनेशन के लिए जो ये जाते हैं फील्ड्स में ब्लड कलेक्ट करते हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। तो एक बस की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि अगले साल 2026 में जब आपके जैसे कैंप में यहां पर मैं आऊंगा तो उस समय आपको बस लेने के लिए बुलाया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी बढ़ती जाए, ऐसे ही स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी बढ़ती जाए और ऐसे ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का परचम लहराता रहे। रेड क्रॉस के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए जो आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।